हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से आज सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 12। फिर मिलोगी। चलिए सुनते हैं कहानी। सना अब क्लास में हर पीरियड के बाद मिलने वाले 5 मिनट के ब्रेक में भी आनंद के पास जाकर गप्पे मारने लगती। अक्सर वो उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर बैठती और लगातार छेड़ती रहती। तू इस पेन से क्यों लिखता है? मैं जिससे लिखती हूँ उससे लिखा कर। मेरी राइटिंग इस पेन की वजह से ही इतनी सुंदर है। हमारे हॉस्टल की लड़कियों को जब बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग भेजना हो तो सभी लोग मुझसे ही लिखवाती हैं। आनंद हंसा। तेरी पेन से मेरी राइटिंग भी तेरी राइटिंग जितनी सुंदर हो जाएगी, लेकिन यदि नंबर भी तेरे नंबर जैसे आने लगे तो? सभी ठहाका लगाने लगे तो आनंद ने सना के सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। हालांकि सना इन हंसने वालों से बिल्कुल बेअसर थी। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। कहीं मेरे नंबर जैसे नंबर ना आने लगे। तो जानता है, पढ़ाई नहीं मुझे पसंद। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पढ़ाई। तू बता, पढ़ाई के अलावा तुझे और क्या पसंद है? आनंद हंसा। तेरी बकवास। सना की सुंदर आंखें प्रेम से भर गईं। सना के चेहरे पर आई ये ललाई पहले किसी ने नहीं देखी थी। अपनी चेयर पर बैठे हुए पीछे पलटकर आनंद ने फिर कहा, क्लास में ये जो तू लास्ट बेंच पर अपनी गप्पों की दुकान चलाती है और सुनने वालों से घिरी होती है, ये मुझे पसंद है। सना को सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन मेरी इस गपबाजी का जीवन में कोई फायदा नहीं। इससे आखिर में मुझे क्या मिलेगा? आनंद गंभीर हो गया। तुझे मजा आता है। लाइफ में मजा आना या अच्छा लगना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यार, क्या हर चीज से कुछ मटेरियलिस्टिक मिलना जरूरी है? लोग तुझे इसलिए प्यार करते हैं कि तू बहुत पॉजिटिव रहती है। मेरा तो बस नाम आनंद है, लेकिन असल आनंद में तो हमेशा तू ही रहती है। सना खुद को आनंद के नजरिए से देख रही थी। अच्छा, मेरी कौन सी बात तुझे नापसंद है? आनंद फिर मुस्कुराया। तेरा एब्सेंट होना। सना के सवालों का सिलसिला जारी रहा। मुझसे पूछना कि सना, तुझे मुझ में क्या पसंद है? मैं जानता हूं तुझे क्या पसंद है। सना हंसने लगी। बता मुझे क्या पसंद है? तुझे अपने चारों तरफ दरबार लगाना पसंद है। सना ने गुस्से में पूरा, तूने अगर मेरे साइड से ये बकवास आंसर नहीं दिया होता तो तुझे ज्यादा अच्छा आंसर सुनने मिलता कि मुझे क्या पसंद है। आनंद जैसे पहले से ही सना का शरारती उत्तर जानता था। उसने नरमाई से सना की नाक पकड़कर खींच दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन वाले उस लड़के से वसुधा की मुलाकात हुए 5 महीने गुजर चुके हैं। आज तक कोई ऐसी रात न गुजरी जब वसुधा ने नींद के आगोश में जाते तक उसे याद न किया हो। उसने बताया था कि वो महीने के 25 दिन तो शिलांग से बाहर ही रहता है। अपने कमरे में चेतना शून्य लेटी वसुधा की नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ी तो अचानक ख्याल आया कि अगले हफ्ते बाबा का बर्थडे है। वसुधा पहली बार बाबा के बर्थडे पर साथ नहीं है। पिछले बर्थडे में चुनाव की वजह से कॉलेज में 4 दिन की छुट्टी थी तो वर्धा चली गई थी। वैसे तो घर में किसी के भी बर्थडे पर कुछ खास नहीं करते, लेकिन बाबा के बर्थडे पर वसुधा हर बार केक जरूर बनाती है। दादी अक्सर बाबा की पसंद की उड़द दाल की पूरी और आलू की सब्जी बनाती है। वसुधा अपने बचाए पैसों से कभी परफ्यूम तो कभी शर्ट ले आती है। बाबा अपने जन्मदिन पर सुबह से नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के बाद जब दादी के पैर छूते तो दादी बाबा को 500 रुपए देती। माना मेरा घर सना या रेवा जितना आधुनिक सोच वाला नहीं है, मगर मुझे बहुत प्यारा है। माँ बाबा ने हमें अपनी समझ और परिस्थिति के मुताबिक हमें पाला। हर इंसान, हर परिवार, हर घर एक दूसरे से अलग है। अब चाहे तो हम इसमें खुश रहें या उदास। अभी मेरी जो उम्र है उसमें मुझे अपनी पसंद के लड़के के साथ जीवन बिताना और अपने लिए अच्छी पढ़ाई सबसे बड़ी खुशी है, मगर दोनों ही मेरे बाबा के वश की नहीं। बाबा खुद कौन सा किसी आधुनिक परिवेश में पले बड़े, या वो कौन सा खुद पर खर्च करते हैं। छोटी सी दुकान से 2 बच्चों के हॉस्टल का खर्चा निकालना कितना मुश्किल है। मुन्ना चाचा और चाची तो ईश्वर से मनाते होंगे कि वसुधा का कोई लफड़ा चले तो माँ बाप को नीचा दिखा सके। हॉस्टल के बिस्तर में लेटे हुए वसुधा को बाबा और वर्धा का अपना छोटा सा घर याद आने लगा, जहाँ हर रात 10 बजे दुकान बढ़ाकर बाबा पुराने स्कूटर से लौटते हैं, हाथ मुंह धोकर टीवी पर न्यूज लगाते हैं, माँ खाना परसती है और पास बैठी दादी सरौते से सुपारी काटती, पान लगाती हुई दिन भर की आई चिट्ठी पत्री, गली के लड़ाई झगड़े की जानकारी देती है। नीरज भैया देर रात तक बाहर के दरवाजे में
अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए नई बाइक्स, फिल्म और क्रिकेट पर बातें करते रहते हैं। अब तो नीरज भैया भी नागपुर में है। बाबा अकेले इतने लोगों का खर्च चलाते दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुकान छोटी है तो ग्राहक भी निम्न आर्थिक स्तर के आते हैं। बाबा दुकान में सस्ते कपड़े ही रखते हैं। आसपास के गांव से आए कृषक, श्रमिक और औरतें बाबा से एक एक रुपए के लिए झिकझिक करते 50 कपड़े खुलवा कर भी बिना खरीदे चल देते हैं। कई बार फूहड़ औरतें मोल भाव करती हुई गरिया कर कपड़े फेंक चली जाती हैं। कितनी बार बाबा के लायक कपड़े ग्राहकों की पसंद के नहीं होते, वो माल बिना बिका फंस जाता है। नीरज भैया को निचले तबके के ग्राहकों के साथ जूझना पसंद नहीं, सो वो कभी बाबा की मदद के लिए दुकान पर नहीं बैठते हैं। वसुधा को लगता है कि बाबा कितनी मुश्किल से उनके हॉस्टल का खर्च उठा रहे हैं। नीरज भैया पर खर्च कर रहे हैं तो सही है, वो आगे चलकर इंजीनियर बनने के बाद बाबा को इस दुकान की चिकचिक से बाहर निकाल लेगा। मैं तो बाबा पर कर्जा चढ़ाकर अपने पति के घर निकल जाऊंगी जॉब करने, पर भी मेरा ससुराल हर महीने मायके पैसे भेजने नहीं देगा। बाबा के जन्मदिन पर आज यदि वर्धा में होती तो पक्का केक बनाती। बाबा ज्यादा बात नहीं करते तो वसुधा उन्हें कभी बता नहीं पाई कि वो उन्हें बहुत प्यार करती है। हॉस्टल में रहकर उनके लिए क्या किया जा सकता है। झट से रजिस्टर खोला और अपने जीवन की पहली चिट्ठी बाबा के नाम लिखी। प्यारे बाबा, आपसे दूर होकर समझ आया कि आपने हम सबके लिए कितना त्याग किया है। इस कठोर दुनिया में कितना संघर्ष है घर के बाहर निकल कर देख रही हूँ। हॉस्टल में रहकर मालूम हुआ कि घर से बाहर कभी घर नहीं मिलता। बाबा, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। आप मोहल्ले की बजबजाती नाली रापा उठाकर खुद ही साफ कर देते थे। मैं और नीरज भैया गुस्सा होते कि गली में और भी तो लोग गंदगी को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी साफ नहीं कर रहा है। हमें लगता था कि दूसरे लोग जिस तरह नालियों की बदहाली के विषय में पान ठेले और चौराहे पर सिर्फ चर्चा करते हैं, आप भी वैसा क्यों नहीं करते। आप निगम को फोन करने के बाद 3 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं। लुंगी पहनकर गली में बनी नई सीमेंटेड नाली को मजबूती देने दूसरों के घर के सामने भी घूम घूम कर बाल्टियों से पानी डालते हैं। बाबा, मुझे आज भी वो दर्दनाक हादसा नहीं भूलता जब मोहल्ले में फारूक भैया की बकरी को 12 से 15 कुत्तों के खूंखार झुंड ने घेर लिया था। भारी शोर शराबा, चीख पुकार और कुत्तों के गुर्राने की आवाज से गली में शोर मच गया। फारूक भैया सहित गली के सब लोग उन दर्जन भर कुत्तों की गुर्राहट से डरे जोर जोर से चीख रहे थे। बकरी को 4 कुत्तों ने जबड़ों से दबोच रखा था और खींचतान कर रहे थे। आप नहाने जा रहे थे कि अचानक हुए इस हंगामे से गमछे में ही बाहर निकलकर लठले सड़क में कूद पड़े। कुत्तों को संगठित समूह में शिकार करता देख भीड़ दहशत से कांप रही थी। भेड़िया बन चुके भूखे कुत्तों के मुंह से निवाला छीनना बहुत खतरनाक था। आप डंडा लेकर कुत्तों पर पिल पड़े। आपकी वजह से बकरी की जान तो बच गई, लेकिन माँ और मैं आपकी वेशभूषा के कारण बहुत दिनों तक पास पड़ोस से झेपते रहे। तब मैं बहुत छोटी थी ना बाबा। बारिश के दिनों में सड़क के कीचड़ भरे गड्ढों की वजह से लोगों को दूसरा लंबा रास्ता तय कर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता था। तालाब बन चुकी गली की बदहाल तस्वीर अखबारों में भी खूब आई, लेकिन निगम ने सुध न ली। एक दिन जब मैं सहेलियों के साथ स्कूल से लौट रही थी तो देखा कि कीचड़ भरी इस गली में किसी ने तरतीब से पैरों की चौड़ाई जितनी चौड़ी ईंटें 1-1 फीट की दूरी में पैरों की स्वाभाविक चाल के मुताबिक दाएं बाएं करते पूरी गली में बिछा दी। ईंटें गीली मिट्टी में धंस न जाएं, इसलिए उनके नीचे रेत बिछाई गई थी। उन दिन महीनों बाद हमारी यूनिफॉर्म के सफेद जूते गंदे नहीं हुए और इस दिन हम छोटे रास्ते से जल्दी घर आ पाए। मैं उन ईंटों पर पैर रख कूद कूद कर आगे बढ़ते हुए हर कदम पर नारे लगाती जा रही थी। जिसने पत्थर जमाए भगवान उसका भला करे, जिसने पत्थर जमाए भगवान उसका भला करे। गली खत्म होते होते सहेलियों का ये नारा दुआओं और उद्घोष के रूप में हृदय की गहराइयों से आने लगा। सूखे और साफ जूतों के साथ ड्राइंग रूम में घुसते ही दादी को बताया, दादी अब छोटे रास्ते से जा सकते हैं, किसी ने ना पूरी गली में पत्थर जमा दिए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, सुबह तेरे बाबा वहां रापा फावड़ा लेकर कीचड़ में सने काम कर रहे थे, तब पहली बार मुझे आप पर शर्मिंदगी नहीं हुई। हम सहेलियां जिस अनजान आदमी को दुआ देती आ रही थी वो मेरे बाबा ही थे, मेरे प्यारे बाबा। बाबा, आज भी वैन गंगा नदी के किनारे आपके पुराने परिचित हमें आपके किस्से सुनाते हैं। सावन की उफनती वैन गंगा में एक नाव पलट गई। आपकी उम्र केवल 20 साल की थी। लोगों को डूबता देख आपने गहरे पानी में कूदकर 3 औरतों को डूबने से बचाया था।
3 बार में 3 औरतों को तट तक लाने के बाद आप चौथी बार फिर लहरों की तरफ बढ़े। आखिरी महिला को बचाने जब आप आगे आए तो सांसों के लिए जूझती उस कातर महिला ने घबराहट में आपका गला जकड़ लिया और आपको गहरे पानी में खींचने लगी। अपनी जान बचाने के लिए आप उसका हाथ छुड़ा लौट आए थे। उस महिला को न बचा पाने का अफसोस आपको आज तक। जब लोग आपके द्वारा की गई उस प्राण रक्षा पर प्रशंसा करते हैं, तब आप हर बार सरलता से बोलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी जगह कोई भी व्यक्ति जिसे तैरना आता है वह डूबते व्यक्ति को देखकर यही करता। बाबा, आपसे दूर होने के बाद कितनी बातें याद आती हैं। ट्रेन में कहीं भी जाना हो तो आप हमें 1 घंटा पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देते हो। मुझे वो यात्रा कभी नहीं भूलेगी जब हम रानू बुआ से मिलने मुंबई जा रहे थे। प्रीतम भैया ने अपनी पहली सैलरी से दादी के लिए 1,000 रुपए की चप्पल खरीदी थी। दादी को जब चप्पल का रेट पता चला तो सर धुन लिया था। लगातार 2 घंटे तक बड़बड़ाती रही, दुकान वाले को बोलकर चप्पल वापस नहीं हो सकती क्या रे? इतने में तो मेरी जिंदगी भर की सारी चप्पलें आ जाती। बाबूजी जिंदा होते तो बहुत गुस्सा होते इस फिजूल खर्ची पर। मैंने कभी 200 रुपए के ऊपर की साड़ी नहीं पहनी और ये 1,000 रुपए की चप्पल, राम राम। प्रीतम ने जब चप्पल खरीदी होगी तो दुकानदार खुश हुआ होगा कि आज एक मूर्ख ग्राहक आया था। मेरी 100 रुपए की चप्पल इससे ज्यादा टिकाऊ है रे। इतने की चप्पल भी आती है? मैंने कभी सुना तक नहीं है। नीरज भैया ने दादी को छेड़ते हुए कहा था, दादी इन्हें अब मूड पे धर के न चलना, पैरों में पहनने की है। मुंबई जाते वक्त दादी ने चप्पल को नवलखा हार की तरह पहली बार पहना था। 1 साल से पुट्ठे के डब्बे में बंद इस चप्पल को ट्रेन में बाहर की हवा में सांस लेने का सौभाग्य मिला। बाबा, आपको याद है ना, ट्रेन में दादी ने हम सबसे पूछा, मैं बाथरूम जा रही हूँ, भीगने पर ये चप्पल खराब तो ना होगी? वैसे हमारे घर में आप में से किसी को भी वॉशरूम और बाथरूम में फर्क नहीं पता था। ट्रेन में बैठे बैठे दादी खिड़की से बाहर के हंसी नजारों का आनंद ले रही थी। ईश्वर जानता है कि दादी ने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी चप्पल उतारी और पैर ऊपर मोड़ खिड़की की तरफ घूमी थी। पल भर की चूक और नीचे से चप्पल गायब। हम सबका कलेजा धक हो गया। हाय, हमें चप्पल के नुकसान से ज्यादा ट्रेन में दादी के हंगामे की चिंता थी। सबसे पहले सभी ने मिलकर सीट के नीचे ढेरों बैग और सूटकेस हटाकर तलाशी ली। बदहवास दादी सीट के नीचे मुसाफिरों के पैर हटा हटाकर पूरी परिक्रमा कर हाँफती बाहर निकली, लेकिन चप्पल न मिली। सहयात्रियों से मिली पुष्ट खबरों से निश्चित हो गया कि झाड़ू लगाने आया छोकरा ही चप्पल ले गया है। दादी ट्रेन के भीतर पहली से लेकर आखिरी बोगी तक झाड़ू लगाने आए उस लड़के के 7 पुष्टों को गरियाती हुई ढूंढती रही। वो तो उस दिन उस लड़के की मौत न बनी थी सो हाथ न आया। दादी की गालियों के मुताबिक सकल विश्व में इंसानियत के खात्मे का अकेला कारण वो चप्पल चोर लड़का ही था। उसकी वजह से ही कलयुग का आगमन हुआ था। एक एक मुसाफिर को दादी की चप्पल की कीमत पता चल चुकी थी। जरा देर बाद दादी को सनक सवार हुई कि मैं भी दूसरे की चप्पल चोरी करके पहनूंगी। ट्रेन रुकने पर मुंबई के विशाल चमचमाते प्लेटफॉर्म में लुटी हुई दादी नंगे पैर उतरी। दादी ने रानू बुआ के लिए मुंबई लाने वाले सामानों में जयपुरी रजाई, आंवले का अचार, बुकनू, सत्तू, चावल का आटा जैसी चीजों से सामान इतना बढ़ा लिया था कि हमारी टैक्सी छत पर लदे सामानों की वजह से अपनी ऊंचाई से दोगुनी हो गई थी। बुआ फूफा जी जब हमारी अगवानी करने अपार्टमेंट के मुख्य द्वार तक नीचे पहुंचे तो टैक्सी से एक के बाद एक उतरते सूटकेस और बैग के ढेर देख फूफा जी के मुंह से निकल ही गया, लगता है दादी वर्धा से घर शिफ्ट करके आ रही हैं। बाबा, हम सब साथ में 2 या 3 बार ही कहीं घूमने जा पाए, मगर इन खूबसूरत यात्राओं की याद बहुत गहरी है। बाबा, यदि आज मैं घर पर होती तो पक्का आपके लिए केक बनाती। जब वर्धा आऊंगी तब केक बनाऊंगी। बाबा, आपके जन्मदिन पर एक तोहफा ये कविता भेज रही हूँ। जब जब आप वर्धा स्टेशन पर मुझे छोड़ने आते हैं तो आपको देखकर मुझे क्या ख्याल आता है, इस ट्रेन में बैठे बैठे ही लिखा था। बाबा, मुझे छोड़ने आया न करो, आंसू छिपाते हो फेर कर नजरें, इतना फीका मुस्कुराया न करो। बाबा, मुझे छोड़ने आया न करो। हिदायत दे घर भर की लाइट्स बुझाते, अपनी जरूरतें गैर जरूरी बताते, गाड़ी का माइलेज चेक कर हिसाबते, मेरे हाथ में एटीएम यूं थमाया न करो। बाबा, मुझे छोड़ने स्टेशन आया न करो। पानी की बोतल रखी या नहीं, टिकट कहीं तुम भूली तो नहीं, पर्स में खुले पैसे रखे या नहीं, इतना नम प्यार जताया न करो। बाबा, मुझे छोड़ने आया न करो।
सीट के नीचे मेरे बैग जमाते, ध्यान रखना अकेली जा रही, साथ की किसी महिला को बताते। पल पल इतनी चिंता जताया न करो, बाबा मुझे छोड़ने आया न करो। पहुंचते ही वहां करना फोन, अब कब होगा आना पूछ कर, रंगों में तन्हाई भर चप्पा चप्पा वीराना कर दे। उदास हाथ मेरे सर पर फिराया न करो, आप स्टेशन न आया करो। मैं खामोश रीति हो जाती बिखर कर, गमगीन खड़े यूं हाथ हिलाया न करो, आप स्टेशन न आया करो। जी भर ऐसे गले लगाया न करो, दूर तक देखती रहती हूँ खिड़की से। सिग्नल हरा हो गया यह कर चेहरा फेरते, रूंधा गला बेमतलब बातों में छिपाया न करो। मेरा आगा पीछा सोच सोच आप अपना कलेजा दुखाया न करो, मुझे छोड़ने स्टेशन आया न करो। लो बात करो का फोन माँ को थमाते, बाद में पूछते उनसे ब्यौरा सारा। बरसों पुराने स्कूटर पर घूमते, हमारे नाम पाई पाई के कागज बनवाया न करो। बाबा आप मुझे छोड़ने स्टेशन आया न करो। बाबा आपसे दूर हूं मगर मैं यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ जैसा आप चाहते हैं। मेरे साइड से आप कोई चिंता न पालना, मैं कभी आपका सर नीचा नहीं होने दूंगी। आपके बर्थडे पर यह भरोसा ही गिफ्ट में दे सकती हूँ। आपकी वसुधा। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।